नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा मसरूर जहाँ का नावल ख़ज़ाओं से दूर। आज इसकी छठी किस्त, सुनिए, छठी किस्त। रूमान का इलाज होता रहा। डॉक्टर चंद्र रोज़ सुबह रूमान को देखने आते थे, अपने हाथ से ड्रेसिंग करते, ज़रा देर उसके पास बैठकर बातें करते और फिर दूसरे दिन आने का वादा करके चले जाते। दूसरे चौथे दिन कमल और बाबा भी आते थे। कमल जब भी आती अपने हाथ से कोई ना कोई चीज़ पकाकर रूमान के लिए ज़रूर लाती थी, जिसे रूमान बड़े शौक़ से खाता था। संजीदा भी कमल का बेहद ख्याल करती थी और बाबा तो जैसे रूमान के गुरबीदा ही हो गए थे। कमल ना भी आती तो वो अकेले ही चले आते और कई कई घंटे बैठे बातें करते रहते। बाबा का ज़रिया आमदनी बहुत महदूद था। कमल किसी स्कूल में टीचर थी, घर पर कुछ सिलाई भी कर लेती थी और बाबा मोहल्ले के चंद लड़कों को अपने घर पर पढ़ाते थे। दोनों बाप बेटी काफ़ी मेहनत करते थे जब घर का खर्च चलता था। कमल स्कूल जाती थी, लेकिन उसके पास ढंग की साड़ियाँ तक नहीं थीं। संजीदा को इस कमी का एहसास था। उन्होंने अपनी पसंद की कई साड़ियाँ खरीद कर कमल को मुख्तलिफ मौक़े पर तोहफे में दी थीं। बाबा के पास भी ढंग के कपड़े नहीं थे। संजीदा ने अपने अब्बू के कई गरम कोट, पतलूने और पाजामे कुर्ते ये कहकर दिए थे कि ये कपड़े बक्सों में फजूल बंद हैं, आप भी तो मेरे बाबा हैं, आप इन्हें पहन लीजिए। बाप बेटी तो उनकी मोहब्बत के गुण गाते थे, उन तोहफ़ों से इनकार न कर सके और संजीदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके लिए ज़रूरत का सामान मुहैया करती रही। जिस दिन रूमान ने हुस्न सेहत किया, उस दिन संजीदा ने सबकी दावत की। बाबा, डॉक्टर चंद्र और कमल सभी खुश थे। रूमान कई हफ्ते के बाद चलने फिरने के काबिल हुआ था। कमल ने उसकी आरती उतारी, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। बाबा ने भी रूमान को गले से लगाकर उसकी पेशानी चूमकर अपनी खुशी और मोहब्बत का इजहार किया। डॉक्टर चंद्र ने रूमान को तोहफे में एक खूबसूरत अलार्म टाइम पीस दी थी। संजीदा ने यतीम खाने खाना भिजवाया था और मोहताजों को कपड़ा तकसीम किया था। सब ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी खुशियों का इजहार किया था। रूमान के कुछ दोस्त भी मुबारकबाद देने आए थे और संजीदा और कमल उनकी खातिर मदारत कर रही थीं। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मालूम होता है कि रूमान का कोई दुश्मन पैदा हो चुका है, इसलिए अब इन्हें होशियार रहना चाहिए। रूमान बेचारे का कौन दुश्मन हो सकता है? ये तो खुद ही सबके दरमियान पड़कर सुलह सफाई कराता फिरता है। आज़र ने कहा, क्या तुम दिलीप सिंह को भूल गए हो? वही जिसने खालिद से लड़ाई की थी और रूमान ने दोनों में मसालत की थी। यही नहीं, बल्कि सबके जोर देने पर दिलीप सिंह को सबके सामने खालिद से माफ़ी मांगना पड़ी थी और उसने कहा था कि इन रूमान को वो भी देख लेंगे, बड़े लीडर बनते हैं। अरे वो तो सब वक्ती गुस्से की बातें थीं। अब दिलीप सिंह ऐसा भी गया गुजरा नहीं है कि ऐसी हरकत करेगा। रूमान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकता? आखिर पढ़ाई में भी तुम उसके हरीफ हो।
अगर क्लास में तुम ना हो तो दिलीप सिंह ही फर्स्ट आए। तकरीरी मुकाबले में भी बस वो एक तुम ही से मात खाता है। आज़र ने तफसील बताई। छोड़ो इस किस्से को, कुछ और बातें करो। 3 हफ्ते बिस्तर पर पड़े रहने से रूमान की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ। उसे पूरा करने में काफ़ी वक्त लगेगा। राजकुमार ने हमदर्दी से कहा। सब लोग बातें करते रहे और दावत खाकर रुखसत हो गए। पुलिस की दर्द सरी से बचने के लिए संजीदा ने इस वाक़े की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी और डॉक्टर चंद्र नीर बाबा ने भी जोर नहीं दिया था। हालांकि दोस्त इसके फेवर में थे। संजीदा ने अपने मेहरबानों की दावत का बेहतरीन इंतज़ाम किया था। डॉक्टर चंद्र के लिए मुर्ग और बिरयानी थी, बाबा के लिए साग सब्जी और मिठाई पूरी। कमल भी गोश्त नहीं खाती थी। गर्ज सबके ज़ौक़ और पसंद का ख्याल रखा था। खाना एक ही दस्तरखान पर खाया गया। मुख्तलिफ मौजू पर बातें होती रहीं और काफ़ी रात को सब लोग रुखसत हुए। सबके दिलों पर मोहब्बत और उल्फत के अनमित नकूश बन चुके थे। रूमान कॉलेज गया तो सबने उसको हाथों हाथ लिया। हालांकि कितने ही प्रोफेसर और लड़के मिजाज पुरसी के लिए उसे घर भी आ चुके थे। बस दिलीप सिंह दूर दूर रहा, न रूमान के करीब आया न उसका हालचाल दरियाफ्त किया। रूमान खुद ही उसकी तरफ बढ़ गया। हेलो दिलीप, कैसे हो? रूमान ने हाथ बढ़ाया तो दिलीप को थामना पड़ा। ओके, तुम सुनाओ। यार, हमें तो भुगता दिया किसी ने। किसी मेहरबान ने 3 हफ्ते बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर किया। मानो 3 साल हो गए। अब तो ठीक है। और फिर रूमान ने जख्मी होने का वाकया सरसरी दिलीप सिंह को बता दिया। दिलीप चुपचाप सुनता रहा, किसी किस्म का इजहार ख्याल न किया और बात खत्म हो गई। घंटा बज चुका था। सब लड़के क्लास में चले गए, लेकिन ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि इस जिक्र पर दिलीप सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे वही मुजरिम हो और उसने रूमान को जख्मी कराने की साजिश की हो। कई दोस्तों ने तो साफ साफ कह भी दिया, लेकिन रूमान ने सबको मना कर दिया। उसकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो चुका था, इसलिए रूमान मेहनत से पढ़ने लगा और उसकी तैयारी में उसके दोस्तों ने काफ़ी मदद की और सारे नोट्स वगैरह उसको बखुशी दे दिए। रफ्ता रफ्ता दिलीप सिंह के दोस्तों ने यह बात मशहूर कर दी कि इस साल इम्तिहान में दिलीप सिंह फर्स्ट आएगा। रूमान का फर्स्ट आना नामुमकिन है। रूमान के दोस्तों ने इसकी पुरजोर तायद की और रूमान की तरफदारी की। नतीजा ये हुआ कि क्लास में 2 पार्टियां बन गईं। कुछ दिलीप सिंह के सामने थी, कुछ दिलीप सिंह के साथ थे, कुछ रूमान की तरफ। हालांकि रूमान इस किस्म की बातों के लिए अपने दोस्तों को मना करता था, लेकिन वो सब भी जोश में भर जाते थे। इत्तेफाक से बोर्ड के इम्तिहानात से 1 महीना कबल दिलीप सिंह को बुखार आया और बद एहतियाती से टाइफाइड में बदल गया। 21 दिन के बुखार ने दिलीप सिंह को बेहद कमज़ोर कर दिया और वो इम्तिहान देने के काबिल ही नहीं रहा। रूमान ने दिलीप सिंह की बहुत हिम्मत अफजाई की। बीमारी के दौरान कई बार अयादत को गया। उसके अच्छा होने के बाद रूमान ने पढ़ाई में उसकी बहुत मदद की और उसके साथ घर जाकर स्टडी करने लगा। इस तरह दिलीप सिंह को इम्तिहान की तैयारी करा के उसे इस काबिल कर दिया कि वो इम्तिहान में शरीक हो सके। इम्तिहान हुआ। रूमान के पर्चे अच्छे हुए थे
और दिलीप सिंह भी मुतमईन था। पास होने की उम्मीद तो हो ही गई थी। रिजल्ट आया तो रूमान फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हो गया था और दिलीप सिंह सेकंड डिवीजन से। अखबार में दिलीप की कामयाबी की खबर पढ़कर रूमान उसे मुबारकबाद देने गया तो दिलीप ने बड़ी मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। ये कामयाबी तुम्हारी मेहनत और खुलूस का नतीजा है रूमान। अगर तुम इतनी मदद न करते तो मेरा फेल होना यकीनी था। नहीं, बल्कि अगर बीमार ना होते तो तुम भी फर्स्ट आते। दोस्त, खैर आइंदा सही। यही क्या कम है कि हम आइंदा भी साथ पढ़ेंगे। दिलीप सिंह ने उसका मुंह मीठा कराया और दोनों बैठे बड़ी देर तक मुस्तकबिल की बातें करते रहे। और दिलीप इस मुखलिस इंसान से ये कहने की जुर्रत न कर सका कि उसको जख्मी करने वाले गुंडे उसी के भेजे हुए थे। इसके बाद दिलीप हमेशा के लिए उसका मद्दाह बन गया। डॉक्टर चंद्र ने दरवाज़ा खटखटाया। कमल उस वक्त घर में तन्हा थी। बाबा कहीं काम से गए हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला। सामने डॉक्टर चंद्र का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। कमल ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बाबा हैं? नहीं, वो तो कहीं गए हैं। अच्छा, मैं फिर आऊँगा। क्या आप उन्हीं के पास आते हैं? हाँ, डॉक्टर चंद्र मुस्कुराए। तब तो मैं बेचारी फजूली गलतफहमी में पड़ी हूँ। कमल ने मुस्कुराकर कहा, कैसी गलतफहमी? यही कि आप हाँ हाँ कहो ना, आप मेरे लिए आते हैं। आता तो तुम्हारे लिए ही हूँ, लेकिन बाबा की मौजूदगी में आना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, ताकि बाबा हमारे पवित्र प्रेम को बुरा ना समझने लगें या किसी किस्म का शक न कर बैठे। तो ये कहिए, जनाब खास से चालाक हैं? चालाक नहीं, शरीफ कहो। खैर, तो आप 1 घंटे के बाद आइएगा। नमस्ते। कमल ने हौले से सर को खम देकर कहा। डॉक्टर चंद्र मुस्कुराते हुए चले गए। कमल ने दरवाज़ा बंद कर लिया। डॉक्टर चंद्र की मोटरसाइकिल गली के बाहर निकल गई तो हाजी फजलदीन ने खंखार कर लाला रामधन से कहा, लाला जी, कुछ मोहल्ले की भी खैर खबर रखते हो? क्या बात है हाजी साहब? मैं देख रहा हूँ कि इस डॉक्टर का बूढ़े के घर बहुत आना जाना है। देखता तो मैं भी हूँ, पर ज़बान से नहीं कह सकता। क्या बूढ़े के घर कोई बीमार है? नहीं, बूढ़ा भी हट्टा कट्टा है और उसकी छोकरी भी भली चंगी है। फिर क्या मामला है लाला जी? मामला क्या होगा? वही होगा जो होता आया है। डॉक्टर जवान है, कुंवारा है, पैसे वाला है और छोकरी भी जवान है, गरीब है, शादी के काबिल है। शादी ब्याह तो बुरी बात नहीं है, पर यह हेरा फेरी तो शरीफों का काम नहीं। आजकल शरीफ कौन है? कम से कम मैं तो बूढ़े को शरीफ ही समझता हूं। छोड़ो ये किस्सा हाजी साहब, ज़माना बदल गया है। अब तो बाप बेटियों की कमाई खाते हैं और भाई बहनों से पेशा कराते हैं। नन्नू पहलवान भी वहां आ गया। क्या बात हो रही है लाला जी? अरे बात क्या है,
जमाने का रोना रो रहे हैं। तुम काय को रो रहे हो? 10 देकर 12 लेते हो। घर बैठे लक्ष्मी बढ़ रही है। मरण तो हम लोगों की है। बंधी टकी पगार मिलती है। बीवी बच्चे दिन रात खोपड़ी चाटा करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अब आजकल तो वही लोग अच्छे हैं जहां मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं। अब देखो टंडन और उसकी बीवी के क्या ठाठ है। मोटरों पर घूमती है, मोटरों पर लानत ऐसी मोटर पर लाला। तुमको ये भी पता है कि मोटर मिसेस टंडन के बॉस की है, रोज उसे लेने और छोड़ने आती है। और टंडन बीवी की वजह से नित नई तरक्की पा रहा है। एक स्कूटर पुरानी थी, अभी एक नई खरीद ली है। वही तो मैंने कहा, इन लोगों के ठाठ हैं। हमारी औरत किसी की तरफ नजर उठाकर देखे तो जान से मार दें, कसम अल्लाह की। नन्नू ने सीना फुलाकर कहा, होना यही चाहिए। ये थोड़ी के मरने को बैठे हैं और बहन बीवी और बेटी की कमाई खा रहे हैं। अजी लानत ऐसी कमाई कजाई पर। वो एक मुसलमान लौंडा भी तो बड़ी हेरा फेरी करे है। वो एक मुसलमान लौंडा भी तो बड़ी हेरा फेरी करे है इस मोहल्ले की। कहाँ जाता है और कहाँ जाएगा? सिवाय ऐसे घरों के जहां जवान जहान छोकरियां हो। लाला ने रार टपकाई। उसी वक्त बाबा आते हुए नजर आए। सब लोग खामोश हो गए। बाबा ने करीब आकर सबसे सलाम दुआ किया, खैरियत खैर आफियत पूछी, फिर आगे बढ़कर घर में चले गए। ये बुढ़ा भी एक ही बना हुआ है। कौन? नन्नू ने पूछा। अरे यही पंडित रामस्वरूप। क्यों? ये तो भला आदमी है। अरे कौन भला है और कौन बुरा, ये ऊपर से देखकर नहीं समझ में आता भाई नन्नू। हाजी साहब ने मुंह बनाते हुए कहा। आखिर किस्सा क्या है? लो, सारा मोहल्ला जानता है, तुम ही नहीं जानते। अरे लाला सुबह जाना शाम आना और रोटी खाकर सो रहना। मैं कहाँ मोहल्ले में दिखाई देता हूं? बाबा के घर एक डॉक्टर और एक लौंडे का बहुत आना जाना है। सारा मोहल्ला थूकता है उसको और उसकी जवान छोकरी को। ये तो बुरी बात है। यही तो मैं कह रहा हूं हाजी साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि हाजी साहब इस बात को 4 मोहल्ले वालों के सामने रखें। सभी के घरों में जब जवान बहू बेटियां हैं, इस तरह तो सारा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर चंद्र की मोटरसाइकिल गली के मोड़ पर दिखाई दी। लो, वह आ गया डॉक्टर। है मोटा आसामी। डॉक्टर चंद्र ने मोटरसाइकिल खड़ी की, दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा बाहर निकला और उन्हें अपने साथ ले गया। देखा, इसको कहते हैं घोर कलयुग। लाला जी ने तोंद पर हाथ फेरा। हाजी साहब ने अपनी सफाचट चुंदिया सहलाई और नन्नू पहलवान के बाजुओं की मछलियां फड़कने लगी। उसने अपनी तहमत की गिरह खोलकर फिर से बांधी। जब कहो इसे ठीक कर दो, नन्नू पहलवान ने अकड़ कर कहा। हाजी साहब ने पहलू की कोठरी पर नजर डाली, जहां छेदा हलवाई की तंदुरुस्त और सांवली सलोनी बीवी
टाट का पर्दा हटाकर झांक रही थी। अरे एक बार बूढ़े से बात कर लो, देखो वो क्या कहता है। अरे वो क्या कहेगा, लाला तलखी से बोले। अच्छा देखा जाएगा। नन्नू पहलवान घर का सौदा सुर्ख लाने के लिए चला गया। हाजी साहब हलवाई की बीवी को कनखियों से देखते रहे और लाला जी अपने बही खातों में सूद असल का हिसाब देखते रहे। कमल ने चाय की ट्रे डॉक्टर के सामने रख दी। पकौड़ों की खुशबू से फिजा महक उठी। बेसन की सौंधी सौंधी खुशबू ने भूख चमका दी। साथ में पापड़ और खजूरें भी थीं। आओ बेटा, चाय पी लो। आप भी तो आइए बाबा। हाँ हाँ आता हूँ। 2 दिन से जोड़ों के दर्द ने परेशान कर दिया था। बाबा ने थोड़ा कराहते हुए कहा, मैं इसी वक्त जाकर मालिश की दवा भिजवा दूंगा। जीते रहो। दोनों नाश्ता करने लगे। कमल ने चाय बनाकर उनको दी और खुद एक पीढ़ी पर जरा दूर जाकर बैठ गई। बाबा ये पकोड़े लीजिए, बड़े अच्छे बने। डॉक्टर ने कमल को देखकर मुस्कुराते हुए तारीफ की। पकोड़े तो कमल अच्छे बनाती है, रूमान को भी बहुत पसंद है। कई रोज से आया नहीं रूमान। हाँ बस उस दिन आया था जिस दिन रिजल्ट निकला था। उस रोज तो मेरे पास भी आया था। फर्स्ट डिवीजन आया है उसका। हाँ बड़ा होनहार लड़का है। 1 महीना करीब उसका पढ़ाई का नुकसान हुआ, फिर भी मेहनत करके डिवीजन ले ही आया। उसकी माँ की तरबियत भी बहुत अच्छी है। आता है तो दीदी दीदी कहते ज़बान नहीं थकती। मुझको भी बहुत मानता है। बाबा ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। दिल्ली जाने का भी तो प्रोग्राम है उसका। हाँ है तो, लेकिन मिलकर ही जाएगा हमसे। उसके वहाँ रिश्तेदार हैं शायद। हाँ दिसंबर में तो जाना ना हो सका। जख्मी ही पड़ा था गरीब। पता नहीं कौन लोग थे जो उसको जख्मी करके चलते बने। होंगे उसका बुरा चाहने वाले। चाय खत्म हुई तो कमल ट्रे उठा ले गई। कमल के जाने के बाद डॉक्टर चंद्र ने आहिस्ता से कहा, बाबा। कहो डॉक्टर बाबू, आपने कुछ गौर किया है? किस बात पर? जब मैं आपके घर आता हूं तो मोहल्ले वाले मुझे देखकर बातें करते करते अचानक चुप हो जाते हैं, जैसे हमारा ही जिक्र कर रहे हैं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर नफरत और हकारत के साए लहराने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। तुम इन बातों की क्यों परवाह करते हो? आपकी इज्जत का सवाल है बाबा, वरना मुझे किसी की परवाह ना होती। क्यों? हमारी इज्जत को क्या हुआ? भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन मुझे तो ख्याल है आपकी इज्जत मेरी इज्जत है बाबा। आखिर आपकी एक लड़की है, आप एक लड़की के बाप हैं। ये मोहल्ले वाले, चूल्हे में डालो मोहल्ले वालों को। बाबा जलकर बोले, तुम मेरे घर मेरी मर्जी से आते हो, उनके घर तो नहीं जाते। फिर उन्हें तुमसे शिकायत है। फिर उन्हें तुमसे क्यों शिकायत है? बस खत्म करो इस जिक्र को, बाबा ने टालते हुए कहा। अच्छा अब मैं चलूंगा, जाओ। और हाँ,
इन बातों का ख्याल ना करना। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो ऐसी ही बातें करते हैं। अच्छे लोगों को किसी की फिक्र नहीं सताती, ये याद रखो। आप जैसी महानता और बड़ाई आज के इंसान में कहाँ। बाबा, दिल मैले और तन उजले हैं उनके। फिर ऐसे लोगों की बात का क्या ख्याल करना। अच्छा, नमस्कार बाबा, दवा की मालिश करते रहिएगा, से आराम मिलेगा। डॉक्टर चंद्र ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जुग जुग जियो बेटा। डॉक्टर चंद्र की नज़र रसोई की तरफ उठ गई। कमल के लबों पर महबूबाना मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। डॉक्टर चंद्र ने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया और बाहर निकल गए। कमल आंखों में प्यार के दीप जलाए उनको उस वक्त तक देखती रही जब तक वो दरवाजे से बाहर ना निकल गए, और फिर घर के कामों में मसरूफ हो गई। डॉक्टर चंद्र ने गली पार की। दूसरी गली में मुड़ते हुए उनके कानों में कई फिक्रे गूंजे। बूढ़े और लौंडिया ने अच्छे नौजवान को फांसा है। अरे ये क्या कम चलता हुआ है, इसने फांसा होगा उनको। और फिर इन फिक्रों की गूंज के साथ डॉक्टर चंद्र के कानों में मकरूह हंसी जहर उंडेलने लगी। उनका दिल चाहा कि पलटकर कुछ सख्त जवाब दें, फिर वो कुछ सोचकर चुप रहे। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी और संजीदा रूमान के हमराह दिल्ली जा रही थी। स्टेशन पर उनको रुखसत करने बाबा, कमल और डॉक्टर चंद्र के अलावा रूमान के चंद दोस्त भी आए थे। उनमें दिलीप सिंह भी था। ट्रेन छूटने में थोड़ा वक्त था। सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े बातें कर रहे थे। अचानक दिलीप ने रूमान का हाथ थाम कर कहा, रूमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। रूमान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। जरा मेरे साथ आओ। अम्मा, क्या राज की बात है, हमसे भी बताओ। सतीश ने हंसकर कहा, तुम लोगों से नहीं कहना है, बस रूमान से कहना है। है जाओ, हमने इजाज़त दे दी। अजमल ने हंसते हुए दोनों को ढकेला तो वो टहलते हुए ज़रा आगे बढ़ गए। अब सब लोग उनसे काफ़ी फासले पर थे। हाँ कहो भाई, क्या बात है जिसके लिए तुम यहाँ घसीट लाए हो। रूमान ने मुस्कुराते हुए कहा। रूमान, दिलीप हकलाया। हाँ भाई। रूमान, दिलीप कुछ कहने की कोशिश में पसीने में नहा गया। अब कह भी चुको। रूमान ने मसनूई गुस्से से बोला, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? क्यों, किस लिए? मैंने ओफो दिलीप, अब तुम्हें मार बैठूंगा। रूमान, चंद महीने पहले जब तुम जख्मी हुए थे ना, तो मैंने ही ये जलील हरकत की थी। बस यही कहते जान निकल रही थी तुम्हारी। अब तो तुम्हारा दिल भर गया ना। दिलीप सर झुकाए खड़ा था। मेरी तरफ देखो दिलीप। दिलीप ने सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। रूमान ने उसको सीने से लगा लिया। दिलीप मेरे भाई, तुमने जिस सफाई से अपनी गलती का इकरार किया है, उससे साफ जाहिर है कि जो कुछ तुमने किया ज़मीर के खिलाफ किया। इसलिए ऐसी बात का दुख ना करो। अक्सर बहुत सी बातें हम ऐसी कर बैठते हैं जिन्हें करने के बाद हमें पछतावा होता है, और ये पछतावा ही दरअसल वो जज्बा है जो इंसान के ज़मीर और उसकी आत्मा को पवित्र कर देता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलो
अब सबके पास चलें। सब लोग खामखा जल भुल रहे होंगे। रूमान ने दिलीप का हाथ थाम लिया और उसको कुछ कहने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ गया। तुम महान हो रूमान, बहुत महान। दिलीप इतना ही कह सका। वो लोग सबके पास पहुंच गए। शायद दोस्त कुछ फिक्रेबाजी करते, लेकिन ट्रेन छूटने का वक्त हो गया था, इसलिए सब लोग उनसे रुखसत हुए। संजीदा और रूमान कंपार्टमेंट में चले गए। संजीदा अपनी जगह बैठ गई और रूमान दरवाजे में खड़ा होकर रुमाल हिलाकर सबको अलविदा कहने लगा। ट्रेन विसल देती आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से दूर होती गई और फिर उसकी रफ्तार तेज हुई तो सब कुछ नज़रों से ओझल हो गया। रूमान आकर संजीदा के पास बैठ गया, उससे बातें करने लगा। ट्रेन मंजिल की तरफ बढ़ती रही। फरीदा और अफजाल ने हस्बे दस्तूर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। उनके दोनों बच्चे राना और सुहेल भी बेहद खुश हुए। राना रूमान से कुछ बड़ी थी और सुहेल छोटे, इसलिए रूमान को दोनों ही से दोस्ती रखना पड़ती थी, वरना दोनों नाराज होते थे। राना अपना ज़्यादा हक जताती थी। सुहेल बस तन्हा खुद को रूमान का हकदार समझते थे, इसलिए रूमान उन दोनों ही से खूब दोस्ती रखता था। दोनों की दोस्ती में फ़ायदा भी ख़ास था। राना अपनी जमा जत्था किताबें और रिसाले उसको पढ़ने के लिए दे देती थी और सुहेल के साथ बाहर घूमने में लुत्फ़ आता था। कभी कभी राना भी साथ लग लेती थी, लेकिन उस दिन उनका फ़ायदा ही होता था, नुकसान नहीं, क्योंकि सारा खर्च राना के ज़िम्मे हो जाता था और बड़ी होने के नाते वो सब खर्च बर्दाश्त करती थी। सुहेल और रूमान साफ बच जाते थे। बहरहाल उनके मज़े ही मज़े रहते थे। दिल्ली की गर्मी का भी जवाब नहीं, अच्छा खासा जहन्नुम बन जाता है दिल्ली गर्मियों में। इसलिए साहिब हैसियत लोग ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ भागते हैं। जो लोग नहीं जा सकते वो दिन भर तो घरों में पंखों के नीचे लेटे रहते हैं और शाम के वक्त घूम फिर कर दिन भर की कोफ्त ज़ायल करते हैं। तफरीही मकामात पर ख़ास मजमा हो जाता है और लगता है कि दिल्ली की सारी आबादी घरों से निकलकर यहाँ आ गई है। वैसे भी दिल्ली के तफरीही मकामात की खूबसूरती में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ढेरों पार्क और बागात बनते जा रहे हैं, जिनकी वजह से शहरियों की अच्छी तफरीह हो जाती है। रूमान भी सारा दिन सुहेल के कमरे में लेटे रहते। अक्सर राना भी आ जाती और वो लोग किताबें पढ़ते, सभी कैरम खेलते और ज़्यादातर ऊँघते रहते। शाम को घूमने फिरने निकल जाते। संजीदा, फरीदा और अफजाल की बैठक अलग जमती थी। अफजाल तो ज़्यादातर सोते रहते, संजीदा और फरीदा ही बातें करती रहती थी। शाम को गुस्ल वगैरह करके दोनों कभी बच्चों को लेकर और कभी तन्हाई घूमने फिरने निकल जाती थी। बच्चों की पार्टी अलग हो जाती थी। संजीदा ने दिल्ली पहुंचकर आलम मियाँ को फ़ोन करके अपनी आमद की इत्तला दे दी थी। वो और उनकी बीवी एक दिन आकर उनसे मिल भी गए थे और उनको अपने घर आने की दावत भी दे गए थे। आज संजीदा का वहीं जाने का प्रोग्राम था। फरीदा और बच्चे भी तैयार थे। अफजाल का प्रोग्राम कहीं और जाने का था। सब लोग तैयार होकर ठीक 5 बजे आलम मियाँ के घर पहुंच गए। आलम मियाँ और नफीसा ने सबका पुरतपाक खैर मकदम किया। रूफ़ी और सूफ़ी उनसे बेतकल्लुफ़ थे। जल्दी सब घुल मिलकर बातें करने लगे। गज़ल
अलबत्ता सलाम करने के बाद गायब हो गई। हत्ता के राना को उसे तलाश करना पड़ा। गज़ल किचन में मिल गई। वो मुलाजिमा के साथ काम करवा रही थी। तुम यहाँ छुपी बैठी हो गज़ल, और मैं तुमको ढूंढ रही हूँ। राना ने प्यार से कहा। क्यों राना बाजी, क्या आपका दिल नहीं लग रहा है? किससे बात करूं? चारों लड़के तो मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। बड़ों की महफिल अलग जमी है, बच गई मैं अकेली। तुम यहाँ सर दिए बैठी हो। लाओ मैं भी काम करवाऊं। अरे फिक्र ना करो, सॉरी, अरे आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। नहीं फिक्र ना करो, ज़्यादा कीमती नहीं है। राना वहीं बैठ गई और आलू के चिप्स तलने लगी। चलिए अच्छा ही हुआ आपने मेरा काम संभाल लिया। मैं ज़रा शरबत बना लूँ। बेशक तुम शरबत बनाओ, लेकिन मुझे एक गिलास पहले पानी दे दो। अभी लीजिए। गज़ल ने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और गिलास में पानी उंडेल कर राना को दिया। राना ने पानी पीकर उसको बुजुर्गों के अंदाज में दुआएं देते हुए कहा, बेटा जिस तरह तुमने मेरा कलेजा ठंडा किया है, खुदा तुम्हारा कलेजा ठंडा रखे। वो तुम्हारा कलेजा ठंडा करने वाला बैठा चहक तो रहा है बाहर। गज़ल शर्मा गई। अच्छा भाई शर्माओ नहीं, अब नाश्ता भेजो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। राना की मदद से गज़ल ने नाश्ता ट्रे में लगाकर बाहर लॉन में भिजवा दिया, जहां सब लोग गप्पे हाँक रहे थे। जब सब नाश्ता बाहर भिजवा दिया तो राना ने गज़ल का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, बस अब तुम भी बाहर चलो। राना बाजी आप लोग नाश्ता कीजिए। मैं ज़रा गज़ल शर्माई। बस बस कुछ नहीं, फ़ौरन चलो, राना ने उसे खींचते हुए कहा। मजबूरन गज़ल तैयार हो गई और राना के साथ सर झुकाए वहाँ चली आई। अल्लाह। उसे देखकर फरीदा ने अपने पास जगह बनाते हुए कहा, इधर आ जाओ बेटी। क्या कर रही थी? मुंह सुर्ख हो रहा है। बावर्ची खाने में घुसी हुई थी। पकड़ लाई हूं। वाह भाई, वाह भाई नफीसा, तुमने तो अच्छी सजा दी गर्मी में गरीब को। संजीदा ने मोहब्बत से गज़ल को देखते हुए कहा। गज़ल सिमटी सिमटाई सी बैठ गई। उसके पास ही राना भी जम गई। सब लोग नाश्ता करने लगे। फरीदा इसरार करके सबको खिला रही थी। गज़ल को देखकर रूमान खामोश हो गए थे और उनकी खामोशी को महसूस करके सुहेल बराबर मुस्कुरा रहे थे, जबकि रूफी और सूफी ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया था और बराबर बातें कर रहे थे। नफीसा ने सबको शरबत पेश किया। ये कौन सा शरबत है नफीसा? फरीदा ने पूछा। ये शरबत गज़ाला है खाला अम्मी, रूफी चहका। ये तो नया नाम सुना है। गुलबर्ग और रूह अफ़ज़ा तो सुने थे। किसान के भी कई स्क्वैश हैं, लेकिन हाँ खाला अम्मी ये एक नई कंपनी का है। अच्छा बस तुम ज़्यादा चहको नहीं। नफीसा ने गुड़की दी। फरीदा बाजी ये शरबत हमारी गज़ल ने तैयार किया है। इस साल उसने कई किस्म के जेली, जाम और शरबत, चटनी, अचार और मुरब्बे वगैरह बनाना सीख लिया है। बेचारी डोमेस्टिक वर्क की प्रैक्टिस कर रही है।
सुहेल ने आहिस्ता से कहा। सब मुस्कुराने लगे। माशाअल्लाह, बड़ी सुघड़ है गज़ल, संजीदा ने तारीफ की। गज़ल शर्मा गई। इसने तो आप लोगों के लिए भी शरबत की बोतलें तैयार करके रखी हैं, जाते वक्त याद करके ले लीजिएगा। अरे ये भी कोई भूलने की बात है, सुहेल जल्दी से बोले। सब लोग हंसने लगे। नाश्ते से फारिग होकर लड़के तो टहलने निकल गए। गज़ल राना को लेकर ऊपर छत पर चली गई, जहां उसने अपना एक छोटा सा बागीचा बना कर रखा था। पूरी छत पर मिट्टी डालकर क्यारियां बनाई थी और फूलों के पौधे लगाए थे। मुंडेरों पर गमले भी रखे थे। तुम्हारा बागीचा तो बड़ा खूबसूरत है गज़ल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राना बाजी, आप तो बनाती हैं, आइए यहाँ बैठें। वो दोनों एक मुंडेर पर बैठ गई, जो ज़रा बीच में थी और बेंच का काम देती थी। तुम तो पढ़ाई के साथ साथ खाने पकाने की महारत भी हासिल कर रही हो। शायद खाला जान के घर जाने की बहुत जल्दी है तुमको। गज़ल शर्मा गई, कुछ बोली नहीं। अच्छा बताओ, तुमको हमारा रूमान कैसा लगता है? गज़ल खामोश रही। अरे लड़की, तुम तो गुंगी बन गई हो। निकाह के वक्त हूं तू की तो फिर पूछूंगी बन्नों से। आप बहुत परेशान करती हैं बाजी। वो देखो, सामने सारे शैतान चले आ रहे हैं। सुहेल, रूमान, रूफी और सूफी टहलते हुए सामने से चले आ रहे थे। सुहेल की नज़र ऊपर पड़ी तो सभी ने ऊपर देखा और राना ने हाथ हिलाकर उनको ऊपर आने का इशारा किया। गज़ल उठकर जल्दी से नीचे जाने लगी। अरे गज़ल साहिबा, आप कहाँ चली? ठहरिए तो सही। अजी, मुझे काम याद आ गया है, बुआ को बता दूं, वरना अम्मी खफा होंगी। गज़ल ने बहाना किया। ओफोरी बहानेबाज, मैं तुझको खूब समझती हूँ। और गज़ल के जाने से पहले ही सब लड़के ऊपर आ गए। बेचारी गज़ल रुक गई। राना मुस्कुराने लगी। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए और ज़रा ये हवा महल भी मुलाहिज़ा कीजिए। हैंगिंग गार्डन है ये पौधा। ओ, कैसा खूबसूरत लग रहा है यहाँ। अचानक ही रूमान कह उठा, यह हमारी गज़ल का कमाल है, राना चाय की। सब लोग मुख्तलिफ मुंडेरों पर बैठ गए। वैसे केन के छोटे छोटे मुंडे भी पड़े थे, लेकिन सभी मनमौजी थे। जहां दिल में आया बैठ गए। यहां से दूर दूर तक दिखाई देता है। जी हाँ, जब तो आप लोग भी नजर आ गए। सब हंसने लगे। कहो रुमान, अब क्या इरादा है? सूफी ने पूछा। क्या इरादा सूफी भैया? आगे क्या करोगे? मेरा इरादा पहले उर्दू में एमए और फिर हिस्ट्री में एमए करने का है, फिर पीएचडी, जिसका ताल्लुक उर्दू अदब से होगा। पहले बीए तो कर लें। इसका मतलब ये है कि तुमको लिखने लिखाने का भी शौक़ है। कुछ कुछ, रूमान ने कबूल किया। क्या लिखते हो? बस ऐसे ही उल्टे सीधे अफसाने, मज़ामीन और मकाले वगैरह। अगर इस तरह हमारे भाई बहन भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें तो उर्दू तरक्की कर सकती है। आज उमूमन हर रियासत में उर्दू एकेडमीज़ बन गई हैं, जो उर्दू की तरक्की के लिए हर इम्कानी कोशिश कर रही हैं। हर साल उर्दू के अदीबों, शायरों और नक्कादों को उनकी तख्लीक़ात पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभी उर्दू अदब का दामन खाली खाली सा है और अपनी तारीख़ी, अदबी, तनकीदी किताबों की, शायरी के मजमूओं की बेहतरीन तसानीफ़ की बहुत कमी है। इसको पूरा करना हर उर्दूदां का फ़र्ज़ है। असल कमज़ोरी तो हमारे घर में वालिदैन की है, जो शुरू से बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के बाद
अपना एक अहम फ़र्ज़ भूल जाते हैं, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने का, जिसका इंतज़ाम वो बड़ी आसानी से घर ही पर मास्टर रखकर कर सकते हैं। मोहल्ले मोहल्ले मदरसे भी ज़रूर खुलना चाहिए, ताकि वालिदैन जो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी या मास्टर नहीं रख सकते, उन्हें उन मदरसों में भेजकर पढ़वा सकें। रूमान ने तजवीज़ पेश की। हाँ, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। सुहेल ने तायद की। हर मोहल्ले में एक मदरसा और एक लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए मोहल्ले मोहल्ले कमेटियां बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये कमेटियां अपने अपने मोहल्ले में मदरसों और कुतुब खानों का इंतज़ाम कर सकें। ये किसी एक आदमी के बस का रोग नहीं, सबके ताउन से ही ये काम अंजाम पा सकता है। बड़ी देर तक इस मौजू पर बातें होती रहीं, हत्ता के नीचे से उन सब का बुलावा आ गया और सब नीचे उतर आए। दौरान गुफ्तगू किसी ने गौर ही नहीं किया कि गज़ल कब चुपके से खिसक ली। रूमान सबके साथ रुखसत होकर घर चला गया और उस वक्त गज़ल के मासूम सपनों को रूमान के ख़यालों ने बड़ी खूबसूरती से सजा दिया। ये हसीन सपने जिनका शहज़ादा रूमान था, उनका अपना रूमान, हालांकि उसने आज तक रूमान से बात नहीं की थी, बात करना तो दूर रहा, वो तो उसके सामने ज़्यादा आई ही नहीं थी, फिर भी उसको बेहद चाहती थी। बचपन से जवानी तक उसके ख्वाबों और ख़यालों को रूमानी के तसव्वुरात ने सजाया था। उसने तो बस एक ही नाम सुना था जो उससे मंसूब था, रूमान। हाय कैसा रूमान आगी ख्याल होता था उसका। गज़ल ने खुले आसमान के नीचे चांद और तारों की दिलपजीर रोशनियों के साए में खुली आंखों का सपना देखा था। उसका रूमान चांद के रथ पर बैठा उसको ब्याहने आया है और वो दुल्हन बनी सिमटी सिमटाई उसके साथ फिजाओं में उड़ती चली जा रही है। बादलों को, कोहसारों की बुलंद बाला चोटियों को, नीले आसमानों को और आसमान में टके तारों को अपने हाथों से छूती, महसूस करती, ऊपर ही ऊपर उठती जा रही है। कहकशां से परे अफलाक की आगोश में, और जब वो अपने गर्दो पेश पर नज़र डालती तो सफ़ेद शफाफ बिस्तर पर खुद को लेटा पाकर अपनी खुद फरामोशी पर शर्मा जाती। चोर आंखों से अपने भाइयों और वालिदैन के बिस्तरों की तरफ देखती। सबको महवे ख्वाब पाकर उसकी जान में जान आती। हाय कितना अच्छा होता जो उसका ये सपना सच होता। वो आंखें बंद करके एक हसीन से झुरझुरी लेती, फिर सोने की कोशिश करती कि ताकि रूमान फिर उसके ख्वाबों में आ जाए और वो उसके ख्यालों में खो जाए। माफ़ कीजिएगा, ज़ुकाम ने तंग किया हुआ है, माफ़ कीजिए। नफीसा ने गज़ल का जहेज़ तैयार कर लिया था। उन्हें बस संजीदा के पैगाम का इंतज़ार था। वैसे उन्हें कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि गज़ल उनके बच्चों में सबसे छोटी थी। सूफ़ी और रूफ़ी उससे बड़े थे। रूफ़ी के लिए उन्होंने अपनी बहन की लड़की रुबाब को पसंद कर लिया था और सूफ़ी के लिए वो राना को पसंद कर चुकी थी। वो क्या पसंद कर चुकी थी? सूफ़ी की पसंदीगी का एहसास करके राना को ब्याह कर लाने की सोच रही थी। इस सिलसिले में उन्होंने आलम मियाँ से बातचीत भी की थी। वो राज़ी भी थे, लेकिन अभी तक उन्होंने फरीदा से बात नहीं की थी। इतना ज़रूर यकीन था कि उनकी बात टाली नहीं जाएगी। रूफ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी का स्टूडेंट था और सूफ़ी आईआईटी का स्टूडेंट था। बहरहाल वो अपने तीनों बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ से पुरुम्मीद थी और उनका इरादा था कि दोनों लड़कों की शादी एक साथ ही करके छुट्टी पा लें। गज़ल की शादी वो ज़रा इत्मीनान से करना चाहती थी, क्योंकि अभी रूमान भी कम उम्र और ज़ेर तालीम था। फ़िलहाल तो गज़ल ने 10वीं क्लास का इम्तिहान पास किया था और उसका दाखिला अब इंटर में लेने का था। आलम मियाँ उसको ज़माने हाल के मुताबिक
आला तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन नफीसा का ख्याल था कि गज़ल की पढ़ाई बस उसी वक्त तक रहे जब तक संजीदा की तरफ से शादी की तारीखों का तयन नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं। और वो तालीम के लिए शादी में रुकावट डालने के हक़ में नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि शादी के बाद गज़ल को घर देखना है। नफीसा के घर से वापस आकर संजीदा और फरीदा देर तक वहीं की बातें करती रहीं। गज़ल की तारीफ भी हुई और शादी जल्द करने के सवाल पर भी गौर किया गया। संजीदा को ज़्यादा जल्दी थी, जबकि रूमान पहले तालीम मुकम्मल करना चाहता था। तालीम मुकम्मल करने से पहले वो शादी ब्याह के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था। तो ये थी नॉवेल ख़िज़ाओं से दूर की आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, अगली किस्त आपको सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।